गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है शब्द रचना चैप्टर कराया था, उसमें जो है मैंने आपको कराया था प्रत्यय और उपसर्ग, है ना। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज इसी का थर्ड पार्ट है समास, है ना। तो आज हम समास के बारे में जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया समास है। इसमें भी हमारी भाषा समृद्ध होती है, यानी कि इसका विकास होता है। दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक स्वतंत्र शब्द रचना कर देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्लियर? और मिले हुए उस शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं, यानी कि जब वो मिल जाता है पूरा पद तो उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। अब देखते हैं क्या है सामासिक पद और समस्त पद। बहन और भाई पाठ के लिए शाला जा रहे हैं, लेकिन हम बहन और भाई नहीं कहते हैं, हम बहन भाई कहते हैं। तो और को जो है हम बीच में डैश लगा देते हैं और नहीं लगाते हैं। फिर तो पाठ के लिए शाला नहीं, तो पाठ के लिए शाला थोड़ा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाठशाला बोलते हैं। जैसे भाई बहन पाठशाला जा रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा फर्स्ट सेंटेंस। अब है राम के माता और पिता ने शक्ति के अनुसार दान दिया। राम के माता पिता नहीं, माता पिता शक्ति के अनुसार, शक्ति अनुसार नहीं, यथाशक्ति। तो यह हमारा सामासिक या समस्त पद हो गया है, यानी कि हम अलग अलग ना लिख करके इसको एक जगह लिखेंगे तो ये हमारा सामासिक पद हो जाएगा। अब है इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और देखिए। इनमें दो शब्दों के बीच संबंधवाचक और परसर्गों पदों का लोप कर दिया गया है। बिल्कुल कर दिया गया है। ये परसर्ग और क्या है? ये हमारे पदसूचक शब्द हैं। तो यहाँ जो है नीचे इनका लोप हो गया, यानी कि इनको हटा दिया गया है। अब है यह भी देखिए कि पहले वाक्य में उसका अर्थ समझाकर पूरा लिखा गया है, जैसे यहाँ लिखा गया है पूरा अर्थ समझाकर शक्ति के अनुसार दान दिया गया। फिर है यह अर्थ समझा देना उसका विग्रह होता है, यानी कि यहाँ इसका अर्थ समझा दिया है तो ये विग्रह है। और जोड़कर एक शब्द बनाना समास है। अब जैसे हमने जोड़ करके इसको एक शब्द बना दिया है तो ये हमारा क्या हो गया है? समास। और यदि हम कहते हैं समास विग्रह तो इसका समास विग्रह होगा बेटा शक्ति के अनुसार। माता पिता ये पूरा ये समास है और इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। तो इसी तरह से हमारा पूरा चैप्टर है। चलिए यह भी देखिए कि पहले वाक्य में उसका अर्थ समझाकर पूरा लिखा गया है। यह अर्थ समझा देना उसका विग्रह होना है और जोड़कर एक शब्द बनाना समास है। क्लियर? अब है पहले वाक्य में भाई और बहन समास विग्रह। अब भाई बहन क्या है? समास या समस्त पद। फिर है पाठ के लिए शाला, ये हमारा समास विग्रह हो गया, यानी कि अलग अलग करना। विग्रह का अर्थ होता है बेटा अलग अलग करना, है ना, अलग अलग करना। क्लियर? अब है पाठशाला समास या समस्त पद। फिर नीचे दूसरे वाक्य में माता और पिता समास विग्रह, माता पिता समास या सामासिक पद। बिल्कुल वही सेम बात यहाँ आई है। अब नीचे अब है समास में पहले पद को, जो पहला पद होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्व पद। पहले को तो हम पूर्व भी बोलते हैं और दूसरे पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं। दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। और जो पद बना वह हुआ हमारा समस्त पद। जो हमारा पूरा जो पद बना वो क्या हो गया? हमारा समस्त पद। जैसे हमारा यहाँ पाठशाला, ये हमारा समस्त पद है। पाठ के लिए शाला, यानी कि हमारा जो है ये पूर्व पद है और ये हमारा उत्तर पद है, यानी कि दूसरा पद है। फिर है समास करते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो बीच की जो विभक्तियां होती हैं जैसे और, के, में, पर, तो ये सब हमारी हट जाती हैं। समास करने पर यदि संधि संभव हो तो कर लेनी चाहिए। यदि शब्द बड़ा है तो उसको हम तोड़ करके, यानी कि आधा आधा करके भी उसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा समास के मुख्य कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? दवदव समास, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। तत्पुरुष समास, दवदव समास वही है जिसमें हम डैश लगाते हैं।
तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास, इसमें भी पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। फिर अव्ययी भाव समास, पूर्व पद प्रधान। बहुव्रीहि समास, अन्य पद का अर्थ प्रधान होने, यानी कि अन्य पद यानी कि जो दूसरा पद आता है उसका अर्थ मेन होता है। कर्मधारय समास, दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, यानी कि तुलना टाइप। द्विगु समास, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। ये द्विगु समास बहुत इजी है क्योंकि इसमें संख्या आती है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है ना। चलिए अब देखते हैं दवदव समास। पहले हम दवदव समास पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने पीछे माता पिता वाला देखा था, बिल्कुल वही है। इसमें अर्थ की दृष्टि से दोनों पद स्वतंत्र और प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पदों की पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद हो गए हैं, दोनों पद इसके प्रधान होते हैं। इसमें विग्रह करने के लिए और अथवा संबंध बोधक अव्यय लगाए जाते हैं और समस्त पद बनाने के लिए उनका लोप हो जाता है। जैसे माता पिता, सारे इसमें ऐसे ही आएंगे। दवदव समास में समझ लेना, दवदव समास यानी कि दो बार माता पिता, माता और पिता, अपना पराया, अपना और पराया, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, हाथ पैर, हाथ और पैर, दाल रोटी, दाल और रोटी, रात दिन, दिन रात और दिन, सुख दुख, सुख और दुख। ये भी इसी तरह से है जिस तरह से हमने यहां पढ़ा है। अब हमारा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। पूर्व पद भले ही संज्ञा हो, विशेषण हो अथवा परविशेष का कार्य करता हो, इसमें प्रधानता उत्तर पद की ही रहती, यानी कि मेन जो है इसमें उत्तर पद ही रहता है। जैसे देश के लिए भक्ति तो देशभक्ति। अब प्रधानता है किसकी? भक्ति की, क्योंकि मेन है। भक्ति किसके लिए है? देश के लिए। क्लियर? अब है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यानी कि इसमें प्रधानता किसकी है? सामग्री की, क्योंकि सामग्री मेन है। इस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह होते हैं बेटा हमारे, जैसे का, के, की, में, पर, से, द्वारा, तो ये जितने भी आते हैं तो इन सब का लोप हो जाता है। अब पहला है इसका कर्म कारक। इसमें पूर्व पद में कर्म कारक होता है तथा उसके कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह अब हम यहां देखते हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ हमारा यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्त, तो ये हमारे क्या हो गए? कर्म कारक। फिर है ग्राह गत, यानी कि ग्रह को गत, आगत यानी कि आया हुआ, घर को आया हुआ, सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय, ये हमारा समस्त पद है और ये विग्रह है। जब हम विग्रह करेंगे तो हम इसमें कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। जैसे शरणागत, शरण को आगत, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला। क्लियर? अब हमारा फर्स्ट था कर्म, अब है करण। इसमें से या द्वारा, अभी मैंने आपको बताया से या द्वारा ये कारक चिन्ह है। क्लियर? अब है समस्त पद और विग्रह। जैसे तुलसी करत, तुलसी द्वारा करत, यानी कि तुलसी के द्वारा लिखी गई। क्या? रामायण या महाभारत? रामायण। अब है शोकागुल, शोक से आकुल, हस्त लिखित, हाथ से लिखित, ईश्वर दत्त, ईश्वर से दत्त, गुणयुक्त, गुण से युक्त, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, मनगढ़ंत, मन से घड़ा हुआ, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। अब आप ये देखेंगे इसमें द्वारा या से आता है तो बेटा हम इसको जो है जब विग्रह करते हैं तो जो है ये हमारे सब लगेंगे करण तत्पुरुष, और जब हम समस्त पद करते हैं तो ये सब हमारे हट जाएंगे। अब है संप्रदान, यानी कि के लिए, जैसे हम किसी के लिए कोई खाना बनाते हैं या कुछ देते हैं। अब देखते हैं सत्याग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। ऐसे यहाँ है प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, हाथ के लिए घड़ी यानी कि हथकड़ी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। क्लियर? अब है हमारा आपादान, इसमें है अलगाव यानी कि से का इस कारक का चिन्ह हो जाता है। जैसे गुणहीन, गुणों से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, हृदयहीन, हृदय से हीन।
इसमें जो है बिल्कुल अलग है, जैसे अलग होना, अलगाव का अर्थ है बेटा अलग होना। इससे आप समझ लेंगे। अब जैसे देश निकाला यानी कि देश से निकाला, जन्मान जन्म से अंधा, भयभीत भय से भीत, पदच्युत यानी कि पद से च्युत। अब है बेटा संबंध, इसमें जो है संबंध जैसे का, के, की, ये सब आएगा हमारा। जैसे क्या है संबंध में, देखते हैं संबंध कारक किसे कहते हैं। अब देखिए, राजपुत्र राजा का पुत्र, ग्रह स्वामी ग्रह का स्वामी, देश रक्षा देश की रक्षा, गंगा तट गंगा का तट, देशवासी देश का वासी, भारत रत्न भारत का रत्न, मृत्युदंड मृत्यु का दंड, अमृत धारा अमृत की धारा। क्लियर। अब हमारी नेक्स्ट आता है बेटा संबंध कारक के बाद में आता है हमारा अधिकरण कारक। इसमें या पर दोनों आएंगे, या पर यानी कि में और पर, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूं, में और पर। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है या कमरे में कोई है, इस तरह के चिन्हों का लोप हो जाता है, तो ये होता है हमारा अधिकरण कारक। जैसे घुड़सवार घोड़े पर सवार। क्लियर। नीति निपुण नीति में निपुण, गृह प्रवेश घर में प्रवेश, कार्य कुशल कार्य में कुशल। फिर यहाँ है आनंद मग्न आनंद में मग्न, ग्रामवासी ग्राम में वास, दानवीर दान में वीर, कर्म निरत कर्म में निरत। क्लियर। चलिए अब हमारा आता है बेटा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जब समासिक पद अव्यय कार्य करता है, समासिक पद अव्यय का कार्य करता है, तब हम उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें जो है पूर्व पद, पूर्व यानी कि पहला पद प्रधान होता है। जैसे जन्म से लेकर, सीमा अर्थ में आ अव्यय को पूर्व पद बनाकर समास करेंगे तो समस्त पद क्या होगा, आ जन्म बनेगा। जन्म से लेकर यानी कि आ जन्म। इसी प्रकार अभाव अर्थ में निर अव्यय का प्रयोग, अभाव यानी कि कमी। जैसे धन का अभाव तो उसे हम क्या बोलते हैं, निर्धन है। जनों का अभाव निर्जन। और बिना अर्थ में बे अव्यय का प्रयोग, खटके के बिना यानी कि बेखटके, कसूर के बिना बेकसूर। ये चीजें आप एक बार अच्छी तरह से वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो बेटा क्लियर आपको समझ में आ जाएंगे। अब है द्विरुक्ति के अर्थ में हर अव्यय का प्रयोग, यानी कि दिन दिन प्रतिदिन, मास मास प्रतिमास, यानी कि 2 बार शब्द आएगा तो हम इसको इस तरह से करेंगे, शन शन प्रतिशन, वर्ष वर्ष प्रतिवर्ष। अब जैसे ये है हर घड़ी तो घड़ी घड़ी लिखेंगे हम, हर गली गली गली, हर गांव गांव गांव, हर घर घर घर। हम यही तो कहते हैं घर घर गए हम, या फिर हम ये कहते हैं हर घर गए हम, है ना। अब है अन्य उदाहरण इसके, समस्पद और विग्रह। जैसे यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, ये सबके मिक्स है बेटा यहाँ पर। यथा समय समय के अनुसार, यथामति मति के अनुसार, नियम अनुसार नियम के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, यथा संभव जितना संभव हो, आमरण मरण तक, आ समुद्र समुद्र तक, आजीवन जीवन भर, दिनों दिन दिन ही दिन में, रातों रात रात ही रात में। जैसे कहते हैं उसने रात ही रात में अपना पूरा काम कर लिया, लेकिन हम सिंपल उसमें क्या कहेंगे, उसने रातों रात अपना कार्य पूरा कर लिया। बातों बात बात ही बात में। अब हमारा नेक्स्ट आता है बेटा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास समझेंगे, जब समासिक पद अपने पद से भिन्न किसी अन्य पद का किसी दूसरे पद का बोध कराता है, अर्थात समास का कोई पद प्रधान ना हो, इसमें उत्तर और पूर्व कोई पद प्रधान नहीं होता है, अपितु वह किसी तीसरे की ओर इशारा करता है, तो वह बहुव्रीहि समास होता है। अब जैसे ये पीतांबर शब्द, यहां से समझेंगे क्लियर। पीले हैं जिसके अंबर यानी कि वस्त्र, पीले हैं जिसके वस्त्र कौन होता है, विष्णु या कृष्ण। अब कोई तीसरा हो गया, अब पीले हैं एक, अंबर जिसके 2, अब कौन है तीसरा कोई हमने बताया तो वो हो गया विष्णु या श्री कृष्ण। अब है यहाँ पीत और अंबर पद प्रधान नहीं है, अपितु ये दोनों किसी अन्य के लिए कहे गए हैं, यह समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण बन गया है। अब देखिए इसके उदाहरण हम यहाँ समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 4 हैं भुजाएं जिसकी,
यानी कि चतुर्भुज कौन है वो? विष्णु। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, गणेश को बोलते हैं हम। 10 हैं आनन या आनन होते हैं मुख जिसके, यानी कि दशानन कौन है? रावण। चक्र है पाणी, पाणी यानी कि हाथ में जिसके, चक्रपाणी कौन है? विष्णु भगवान। 4 है मुख जिसके, चतुर्भुज बोलते हैं वैसे, वो कौन है? ब्रह्मा जी। 3 है लोचन जिसके, यानी कि 3 आंखें जिसकी हैं, त्रिलोचन किसको बोलते हैं? शिव जी को। तो तीसरे की ओर इशारा हुआ है ना। अब आता है बेटा हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, अतः इसे तत्पुरुष का उपभेद भी कहते हैं। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, यानी कि तुलना करना किसी की एक दूसरे से। अब जैसे विशेषण विशेष्य, जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकंठ नीला है जो कंठ, महात्मा महान है जो आत्मा, महादेव महान है जो देव। अब है नीलांबर, नीला है जो अंबर, पीतांबर पीला है जो अंबर, कर्शन सर्प कर्शन है जो सर्प, महापुरुष महान है जो पुरुष, है ना। अब इसमें जो है कर्मधारय समास में क्या बताया गया है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है ना। अब है उपमेय उपमान, जैसे कमल नैन, कमल के समान नैन, तुलना हो गई है कमल के समान नैन। घनश्याम, घन के श्याम समान नैन, जहां समान शब्द आएगा तो वहां तुलना होगी, तो उपमेय और उपमान यानी कि यहाँ कर्मधारय समास हमारा होगा। अब जैसे विद्याधन, विद्या रूपी धन, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ग्रंथरथ, ग्रंथ रूपी रत्न। क्लियर। अब है बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर। अब देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। पीतांबर पद का विग्रह कर्मधारय समास में होगा। अभी हमने पढ़ा है पीत है जो अंबर, किसका? श्री कृष्ण भगवान का। फिर है महात्मा पद का विग्रह कर्मधारय समास में होगा, जैसे महान है जो आत्मा। हो गया दोनों में अंतर। अब बेटा हमारा यहाँ आता है दवदव समास, दवदव समास जो है हमारा आता है द्विगु समास। इसमें जो हमने पहले ही बताया था कि इसमें गिनती आती है, पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्या का मतलब गिनती, उसे द्विगु समास कहते हैं। वह समूहवाची होता है, अतः विग्रह करने पर समाहार पद का प्रयोग किया जाता है। जब हम अलग करते हैं इसको तो समाहार या समूह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समाहार, पंचवटी पंचवटों का समाहार, नवरत्न नव यानी कि 9 रत्नों का समाहार, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। क्लियर। अब बेटा यहाँ हमारा जो है ये इसी का दिया हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया जब स्वतंत्र रूप से रचना हो या उसकी रचना की जाती है तो समास कहलाता है। इसी स्वतंत्र शब्द को सामासिक पद या समस्त कहते हैं। सामासिक पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। अभी हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा है। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: दवदव समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और लास्ट क्या था हमारा? द्विगु समास। फिर है तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। अब ये तत्पुरुष अलग है, समास अलग है, दोनों अलग अलग है। समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। अब बेटा यहाँ हमारी एक्सरसाइजेस आती हैं। एक्सरसाइज है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए। इनका विग्रह भी करना है और समास का नाम भी बताना है। जैसे हाथ पैर, अभी मैंने आपको बताया था तो इसमें और लगेगा। हाथ और पैर तो हमारा दवदव समास हो गया है। यश अपयश यानी कि यश और अपयश, ये ए नहीं है यहाँ, है ना, दवदव समास हो गया है। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, तो से यानी कि करण तत्पुरुष समास हो गया है। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये हमारा अव्ययीभाव समास हो गया है। प्रतिदिन यानी कि दिन दिन, अभी हमने उधर पढ़ा था प्रति और दिन नहीं कहेंगे इसको, दिन दिन कहेंगे, अव्ययीभाव समास। कर्षण सरप, कर्षण है जो सरप यानी कि कर्मधारय समास। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 आती है। एक्सरसाइज नंबर 2 में है हमारा बेटा, इसके समस्त पद बनाइए और समास का नाम भी लिखना है। स्त्री और पुरुष, अब यहां से हम हटा देंगे, समस्त पद बनाएंगे स्त्री पुरुष, तो ये हमारा दवदव समास क्लियर है। गुण से युक्त, गुणयुक्त, करण तत्पुरुष से आ गया है इसमें।
देश से निकाला यानी कि देश निकाला, ये हमारा अपादान अलग होना हो गया है। मरण तक आमरण अव्ययी भाव समास हो गया है। धन का भाव यानी कि निर्धन, ये हमारा अव्ययी भाव समास है। 10 है आनंद जिसके, दशानन, ये हमारा बहुवीरी समास है। फिर है हमारा प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय यानी कि हमारा कर्मधारय समास हो गया है। अब दिए गए इसमें से जो है बेटा हमें इसको जो है टिक मार्क करना है, इस वाली एक्सरसाइज को। चलिए देखते हैं। दवदव समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दवदव समास हमारा ये वाला है। चलिए, तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, नहीं गलत है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जब सामासिक पद अव्यय का कार्य करता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने यही पढ़ा है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, बिल्कुल सही बात है, राइट है। विग्रह देखकर हम निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सा समास है, ये गलत है। ऐसा नहीं है, जब हम विग्रह करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा समास है। इसके बेटा क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी। दिए गए शब्दों को उचित शीर्षक के सामने लिखिए। अब बेटा इसको जो है आपको अपनी बुक में ही लिखना है। ये मैंने यहां सब लिखे हुए हैं, इसके जो दवदव का है, तत्पुरुष का है, अव्ययी भाव का है, बहुव्रीहि का है, ये सब आप यहां से नंबर डाल करके अपने यहां इसमें लिखेंगे। अब बेटा ये इसी तरह से है जैसे मैंने आपको पीछे वाली एक्सरसाइजेस करवाई है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे वाक्यांशों के लिए समस्त पद बनाकर वाक्य को पुनः लिखिए। मैंने यहाँ सिर्फ इनका शब्द लिखा है, लेकिन आप इसको पूरा लिखेंगे। सभी को सड़क पर नियम के अनुसार, तो नियम के अनुसार क्या आएगा, यथा नियम चलना चाहिए, पूरा लिखेंगे इसमें आप। अच्छे लोग आपसी व्यवहार में अपना और पराया, इसमें हम और हटा देंगे तो अपना पराया करेंगे। अच्छे लोग आपसी व्यवहार में अपना पराया का भेद नहीं करते। मेरे भाई ने मनचाही नौकरी के लिए रात और दिन, तो रात दिन करेंगे। ऐसा लगता था मानो महात्मा की वाणी से अमृत की धारा बह रही हो, तो अमृत धारा। समारोह में सभी लोग आनंद में मग्न होकर नाच रहे थे, तो आनंद मग्न। विद्या रूपी धन, तो विद्या धन। अब ये एक्सरसाइज जो नीचे वाली है ये आपको अपनी जो है बेटा नोटबुक में करनी है। मैंने लिख दिया यहाँ, ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे तिरंगा 3 रंगों का समाहार, यानी कि 3 है रंग जिसमें। दशानन 10 आनों का समाहार, अभी हमने सारे पढ़े हैं समाहार और समूह। 10 हैं आनंद जिसके। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, 4 हैं भुजाएं जिसकी। क्लियर। त्रिलोचन 3 लोचनों का समूह, 3 है लोचन जिसके। 3 वेणियों का समाहार, 3 है वेणियां जिसमें। पंचवटों का समाहार, 5 है जिसमें वट, यानी कि पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, 5 है तंत्र जिसमें। अब ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है, ये आपको अपनी बुक में करनी है। ये ऊपर वाली आपको जो है बुक में करनी है, ये आपको नोटबुक में करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये नोटबुक में करने हैं। ये एक्सरसाइज भी आपको नोटबुक में करनी है, और ऊपर वाली एक्सरसाइज भी आपको अपनी नोटबुक में ही करनी है। क्लियर बेटा। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लेना, और अपना वर्क आप कंप्लीट करेंगे। और बेटा जो है आप अपना वर्क कंप्लीट करके अपनी नोटबुक प्लीज चेक कराने के लिए आ जाना। ओके बेटा।